नमस्कार। आज हम जीवन के उस ब्लूप्रिंट की परतें खोलने जा रहे हैं जो हर जीवित चीज के अंदर छिपा है। वो अदृश्य कोड जो तय करता है कि एक बीज से बरगद का पेड़ बनेगा या सरसों का पौधा, और कैसे एक अकेली कोशिका से एक पूरा इंसान तैयार हो जाता है। बिल्कुल। आज हम कुछ बेहतरीन स्रोतों के सहारे उस दुनिया में उतरेंगे जो न्यूक्लिक एसिड से बनी है, यानी डीएनए और आरएनए। और ये सिर्फ बायोलॉजी के भारी भरकम शब्द नहीं है, ये वो भाषा है जिसमें कह सकते हैं कि जिंदगी की कहानी लिखी गई है। तो हमारा मिशन साफ है, समझना कि इन जादुई अणुओं की खोज कैसे हुई, इनकी बनावट में ऐसा क्या खास है जो इन्हें इतना शक्तिशाली बनाता है, और कैसे डीएनए और आरएनए मिलकर जीवन की इस विशाल मशीनरी को चलाते हैं। चलिए इस आणविक पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। और ये पहेली कोई आज की नहीं है। इसकी कहानी शुरू होती है करीब 150 साल पहले, एक ऐसी जगह से जिसके बारे में सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो। हाँ, ये कहानी 1869 में स्विस बायोकेमिस्ट फ्रेडरिक मिशर से शुरू होती है। और जैसा आपने कहा, शुरुआत थोड़ी अजीब थी। वो अस्पतालों से लाई गई इस्तेमाल की हुई पट्टियों पर काम कर रहे थे। जी। उन पट्टियों में लगी मवाद यानी पस की कोशिकाओं से उन्होंने एक नया अजीब सा पदार्थ निकाला। सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है ना? बिल्कुल, लेकिन विज्ञान में बड़ी खोजें अक्सर ऐसी ही अनएक्सपेक्टेड जगहों से होती हैं। मिशर ने देखा कि ये पदार्थ कोशिका के केंद्र यानी न्यूक्लियस में मौजूद था, इसलिए उन्होंने इसे न्यूक्लिन नाम दिया। उस वक्त उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन्होंने जीवन के सबसे बड़े रहस्य पर से पर्दा उठाना शुरू कर दिया है। तो इसी न्यूक्लिन को बाद में न्यूक्लिक एसिड कहा गया, और स्रोत बताते हैं कि हर न्यूक्लिक एसिड, चाहे वो डीएनए हो या आरएनए, तीन बुनियादी चीजों से मिलकर बनता है। ये किसी इमारत की 3 तरह की ईंटों जैसे हैं। हाँ, तो पहली ईंट है एक 5 कार्बन वाली शुगर यानी शर्करा। दूसरी है एक फॉस्फेट ग्रुप जो फॉस्फोरिक एसिड से आता है, और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण ईंट है एक नाइट्रोजन वाला बेस। अच्छा। और जब ये तीनों हिस्से शुगर, फॉस्फेट और बेस एक साथ जुड़ते हैं तो इस पूरी एक यूनिट को हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। मतलब ये न्यूक्लियोटाइड ही वो अक्षर हैं जिनसे पूरी भाषा लिखी जाती है। और यही अक्षर बार बार जुड़कर डीएनए या आरएनए की लंबी चेन बनाते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये अक्षर भी अलग अलग तरह के हैं। सही कहा। ये जो नाइट्रोजन बेस है ना, इन्हें 2 परिवारों में बांटा गया है। एक है प्यूरीन, जिनकी बनावट थोड़ी बड़ी और डबल रिंग वाली होती है। इसमें आते हैं एडेनिन ए और ग्वानिन जी। और दूसरा परिवार है पिरिमिडीन का, जो छोटे और सिंगल रिंग वाले होते हैं। इसमें है साइटोसिन सी और थाइमीन टी। एक मिनट, तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास 2 बड़े अक्षर और 2 छोटे अक्षर हैं। क्या इनके आकार का आगे चलकर डीएनए की बनावट से कोई लेना देना है? ये एक बेहतरीन सवाल है, और आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ये आकार, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। लेकिन इस राज पर से पर्दा उठने में कई दशक लग गए। दशकों तक वैज्ञानिक यही मानते रहे कि ये चारों बेस डीएनए में यूं ही बेतरतीब ढंग से बिखरे हुए हैं, जैसे किसी बैग में कंचे भरे हों। हाँ, कुछ वैसा ही। लेकिन फिर 1950s में एरविन चारगाफ नाम के एक वैज्ञानिक आए और उन्होंने इस पूरी सोच को बदल दिया। उन्होंने क्या किया? चारगाफ ने एक बहुत ही मेहनत वाला काम किया। उन्होंने अलग अलग जीवों, इंसान, जानवर, पौधे, बैक्टीरिया, इन सब के डीएनए का विश्लेषण किया और उनमें ATCG की मात्रा को नापा, और उन्हें एक चौंकाने वाला पैटर्न मिला। हर प्रजाति में एडेनिन ए की मात्रा हमेशा थाइमीन टी के बराबर थी। हमेशा। और ग्वानिन जी की मात्रा हमेशा साइटोसिन सी के बराबर थी। वाह, मतलब A = T और G = C। ये तो कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये तो ऐसा था जैसे किसी अनजानी भाषा में ये पता चल जाए कि कुछ अक्षर हमेशा एक दूसरे के साथ ही आते हैं। इसने तो खलबली मचा दी होगी। बिल्कुल, ये वो पहली बड़ी दरार थी जिससे रोशनी अंदर आई। चारगाफ के इस नियम ने साबित कर दिया कि डीएनए की संरचना में कोई गहरी व्यवस्था है, कोई नियम है। यह बेतरतीब अक्षरों का झुंड नहीं था, ये एक कोड था जिसके नियम अब सामने आने लगे थे। और इसी नियम ने आगे की सबसे बड़ी खोज का रास्ता तैयार किया। और इसी रास्ते पर चलकर 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने जीव विज्ञान की सबसे मशहूर तस्वीर दुनिया के सामने रखी,
डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, एक घुमावदार सीढ़ी जिसकी छवि हम सबके दिमाग में बसी हुई है। हाँ, और उस मॉडल की खूबसूरती उसकी सादगी और सटीकता में है। स्रोतों के अनुसार इसकी कुछ मुख्य बातें हैं। पहली तो यही कि इसमें न्यूक्लियोटाइड की 2 लंबी चेन या कह सकते हैं धागे होते हैं जो एक दूसरे के चारों ओर एक सर्पिल आकार में लिपटे होते हैं। और ये दोनों धागे एंटी पैरेलल होते हैं। ये शब्द सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन इसका मतलब सीधा सा है। अगर एक धागा ऊपर से नीचे की दिशा में है तो दूसरा धागा नीचे से ऊपर की दिशा में होगा, जैसे किसी हाईवे की 2 लेन। बिल्कुल सही उपमा है। अब आते हैं उस सीढ़ी के डंडों पर। यहीं पर चारगाफ का नियम और आपका वो आकार वाला सवाल काम आता है। सीढ़ी का हर डंडा 2 बेस से मिलकर बनता है और नियम यह है कि एक बड़ा बेस यानी प्यूरीन हमेशा एक छोटे बेस पिरिमिडीन से ही जुड़ता है। एकदम सही। अच्छा, तो इसीलिए सीढ़ी की चौड़ाई हमेशा एक जैसी रहती है, क्योंकि एक ए बड़ा हमेशा एक टी छोटे से जुड़ता है और एक जी बड़ा हमेशा एक सी छोटे से। अगर 2 बड़े बेस एक साथ जुड़ते तो सीढ़ी कहीं से चौड़ी हो जाती और 2 छोटे जुड़ते तो कहीं से पतली। कमाल है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कहते हैं और इन जोड़ों को एक साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नाम का एक कमजोर आकर्षण बल पकड़ कर रखता है। ए और टी के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और जी और सी के बीच 3। एक मिनट, यहां भी एक फर्क है। जी और सी के बीच 3 बॉन्ड। क्या इस एक ज्यादा बॉन्ड से कोई फर्क पड़ता है? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। वो एक अतिरिक्त बॉन्ड जीसी की जोड़ी को एटी की जोड़ी से ज्यादा मजबूत बनाता है। इसका मतलब है कि डीएनए के जिन हिस्सों में जी और सी ज्यादा होते हैं उन्हें अलग करना ज्यादा मुश्किल होता है। ये छोटी सी बात जीन रेगुलेशन और कई बायोलॉजिकल प्रक्रियाओं में बहुत मायने रखती है। और उस सीढ़ी की रेलिंग जो दोनों तरफ होती है, वो रेलिंग शुगर और फॉस्फेट के बारी बारी से जुड़ने से बनती हैं। इसे शुगर फॉस्फेट बैकबोन कहते हैं। ये बहुत मजबूत होती है और अंदर के जेनेटिक कोड को सुरक्षा देती है। स्रोतों में एक और दिलचस्प बात बताई गई है। वॉटसन और क्रिक ने ये शानदार मॉडल तो बना दिया, लेकिन उन्होंने इसके लिए खुद कोई लैब एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। ये सच है। वे ब्रिलियंट थिंकर्स थे जिन्होंने अलग-अलग स्रोतों से मिली जानकारी के टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाई। उन्होंने दूसरे वैज्ञानिकों, खासकर रोजालिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंस के काम का इस्तेमाल किया। रोजालिंड फ्रैंकलिन, हाँ। फोटोग्राफी नाम की तकनीक से डीएनए की तस्वीरें ली थी और उनकी फोटो 51 नाम की तस्वीर ने ही ये समझने में सबसे बड़ी मदद की कि डीएनए की संरचना हेलिकल यानी घुमावदार है। तो ये विज्ञान में सिर्फ डेटा इकट्ठा करने का नहीं, बल्कि उसे सही ढंग से समझने और जोड़ने का एक बेहतरीन उदाहरण है। सभी पहले के टुकड़े मेज पर थे, लेकिन उन्हें सही तरीके से जोड़ने का श्रेय वॉटसन और क्रिक को गया। और उनकी जुड़ी हुई पहेली इतनी सटीक थी कि आज भी हमें हैरान करती है। स्रोत बताते हैं कि हेलिक्स के हर एक पूरे घुमाव की लंबाई ठीक 34 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक 34? हाँ, और उस एक घुमाव में 10 बेस पेयर होते हैं, यानी 2 डंडों के बीच की दूरी हमेशा 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। ये किसी इंजीनियर की बनाई हुई मशीन की तरह सटीक है। ठीक है, तो डीएनए एक शानदार, बेहद स्थिर हार्ड ड्राइव की तरह है जिसमें जीवन का सारा डेटा पीढ़ियों तक सुरक्षित रहता है। लेकिन एक हार्ड ड्राइव अपने आप में कुछ नहीं कर सकती। उस पर रखे डेटा को पढ़ने, कॉपी करने और इस्तेमाल करने के लिए एक एक्टिव सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। क्या आरएनए वही सॉफ्टवेयर है? क्या बेहतरीन तरीका है इसे समझने का। हाँ, आरएनए ही वो एक्टिव सॉफ्टवेयर है। डीएनए और आरएनए दोनों आप कह सकते हैं चचेरे भाई बहन जैसे हैं, लेकिन उनके बीच कुछ बुनियादी अंतर है जो उन्हें बिल्कुल अलग-अलग काम करने के लायक बनाते हैं। क्या है वो अंतर? स्रोत 3 मुख्य अंतर बताते हैं। पहला, शुगर में। डीएनए में होती है डीऑक्सीराइबोज शुगर और आरएनए में? राइबोज। बिल्कुल। डीऑक्सीराइबोज थोड़ी ज्यादा स्थिर होती है, जो डेटा स्टोर करने के लिए अच्छी बात है। दूसरा अंतर है बेस में। आरएनए में थाइमीन टी की जगह यूरेसिल यू नाम का बेस होता है, तो आरएनए की भाषा में अक्षर होते हैं ए, यू, सी, जी। टी की जगह यू क्यों? क्या इसका कोई खास कारण है? इसकी गहरे आणविक कारण है। सरल शब्दों में कहे तो यू बनाना शरीर के लिए थोड़ा कम खर्चीला है, और चूंकि आरएनए मॉलिक्यूल्स ज्यादातर शॉर्ट टर्म इस्तेमाल के लिए बनते हैं और फिर नष्ट हो जाते हैं, तो शरीर वहां ऊर्जा बचाता है।
डीएनए को तो जिंदगी भर चलना है, इसलिए वहां ज्यादा स्थिर थायमीन का इस्तेमाल होता है। और तीसरा अंतर? तीसरा और सबसे बड़ा अंतर है उनकी बनावट में। डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड मजबूत डबल हेलिक्स है, वहीं आरएनए ज्यादातर सिंगल स्ट्रैंडेड यानी एक धागे वाला होता है। ये उसे ज्यादा लचीला बनाता है और वो कई तरह के आकार ले सकता है, जो उसके अलग-अलग कामों के लिए जरूरी है। और ये सिर्फ डीएनए का सहायक ही नहीं है। कुछ वायरस जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस या टोबैको मोज़ेक वायरस में आरएनए ही उनका मुख्य जेनेटिक मटेरियल होता है, वहां डीएनए होता ही नहीं। बिल्कुल। लेकिन हमारी कोशिकाओं में आरएनए मुख्य रूप से 3 अलग-अलग भूमिकाएं निभाता है। ये तीनों मिलकर उस प्रक्रिया को अंजाम देते हैं जिसे सेंट्रल डॉगमा कहते हैं, यानी डीएनए से प्रोटीन बनाने का सफर। ये तीनों आरएनए एक परफेक्ट टीम की तरह काम करते हैं। चलिए इस टीम के खिलाड़ियों से मिलते हैं। तो अगर डीएनए न्यूक्लियस के अंदर एक सुरक्षित तिजोरी में बंद मास्टर प्लान है और प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री यानी राइबोसोम बाहर साइटोप्लाज्म में है, तो प्लान फैक्ट्री तक पहुंचता कैसे है? कोई तो उस प्लान की कॉपी बनाकर बाहर लाता होगा। एकदम सही सवाल। और ये काम करता है टीम का पहला खिलाड़ी, मैसेंजर आरएनए या एमआरएनए। इसका काम ही संदेशवाहक का है। ये न्यूक्लियस के अंदर जाता है, डीएनए के किसी खास जीन की एक कॉपी बनाता है। इस प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और फिर उस संदेश को लेकर फैक्ट्री तक पहुंचता है। ये कुल आरएनए का बस 3% होता है, लेकिन बहुत जरूरी काम करता है। ठीक है, तो संदेश एमआरएनए के जरिए फैक्ट्री तक पहुंच गया। अब ये फैक्ट्री यानी राइबोसोम खुद किस चीज से बनी है? ये बनी है टीम के दूसरे और सबसे भारी भरकम खिलाड़ी से, राइबोसोमल आरएनए या आरएनए। कोशिका का 80 से 90% आरएनए इसी रूप में होता है। आरएनए प्रोटीन के साथ मिलकर राइबोसोम की पूरी मशीनरी बनाता है। ये वो प्लेटफॉर्म है, वो वर्कबेंच है, जहां एमआरएनए को फैलाकर उसके संदेश को पढ़ा जाता है। तो हमारे पास संदेश एमआरएनए है और उसे पढ़ने की जगह आरएनए भी है। लेकिन संदेश तो AUCG की भाषा में है और बनाना है प्रोटीन जो अमीनो एसिड की भाषा में होता है। इस कोड को ट्रांसलेट कौन करता है? हमें एक अनुवादक की जरूरत है। और वो अनुवादक है हमारी टीम का तीसरा, सबसे छोटा और सबसे होशियार खिलाड़ी, ट्रांसफर आरएनए या टीआरएनए। इसका आकार बड़ा अनोखा होता है, एक तिपतिया घास की पत्ती यानी क्लोवर लीफ जैसा। तिपतिया पत्ती, ये तो बड़ा अजीब आकार है। ये काम कैसे करता है? इसके आकार में ही इसका राज छिपा है। इसके एक सिरे पर एक एंटीकोडॉन लूप होता है। ये लूप एमआरएनए पर लिखे 3 अक्षरों के कोड, जिन्हें कोडॉन कहते हैं, को पहचानता और उससे जुड़ता है। और टीआरएनए के दूसरे सिरे पर ठीक उसी कोडॉन से मेल खाने वाला अमीनो एसिड जुड़ा होता है। अच्छा, तो ये एक तरह का यूनिवर्सल अडेप्टर है। हाँ, एक तरफ से जेनेटिक कोड पढ़ता है और दूसरी तरफ प्रोटीन की भाषा वाले सही अमीनो एसिड को पकड़कर ले आता है। हाँ। तो ये एक डिलीवरी ट्रक की तरह है जो एमआरएनए के पते को पढ़कर सही सामान फैक्ट्री तक पहुंचाता है। आपने इसे एकदम परफेक्ट तरीके से समझाया है। टीआरएनए कोडॉन पढ़ता जाता है, सही अमीनो एसिड लाता जाता है और आरआरएनए की वर्कबेंच पर उन्हें एक-एक करके जोड़कर प्रोटीन की लंबी चेन बनती जाती है। ये पूरी प्रक्रिया किसी हाईटेक असेंबली लाइन की तरह चलती है, हमारी हर कोशिका में हर पल। ये तो सच में दिमाग चकरा देने वाला है। मवाद में मिले एक चिपचिपे पदार्थ से शुरू हुई कहानी जीवन की सबसे जटिल और सुंदर मशीनरी तक पहुंच गई। ये सब हमारी आंखों के सामने, हमारी कोशिकाओं के अंदर हो रहा है। तो अगर हम पूरी कहानी को एक साथ देखें तो इसका सार क्या है? यही कि जीवन का पूरा सॉफ्टवेयर, जो एक बैक्टीरिया को बैक्टीरिया और इंसान को इंसान बनाता है, वो सिर्फ 4 अक्षरों ATCG के अलग-अलग क्रम में लिखा गया है। और ये भी कि संरचना का काम से कितना गहरा और सीधा रिश्ता है। डीएनए का स्थिर डबल हेलिक्स वाला ढांचा उसे जानकारी को सदियों तक सुरक्षित रखने के लिए एक परफेक्ट हार्ड ड्राइव बनाता है। वहीं दूसरी ओर आरएनए का लचीला सिंगल स्ट्रैंडेड ढांचा और उसके अलग-अलग रूप उसे कई तरह के काम करने की आज़ादी देते हैं। वो संदेशवाहक भी है, फैक्ट्री का हिस्सा भी है और डिलीवरी ड्राइवर भी। वो एक मल्टीपर्पज सॉफ्टवेयर है जो हार्ड ड्राइव के डेटा पर असल काम करता है। और ये हमें एक बहुत बड़े और गहरे सवाल पर लाकर खड़ा करता है। स्रोत हमें बताते हैं कि इसी 4 अक्षरों वाले कोड के क्रम में छोटे छोटे बदलाव ही
पृथ्वी पर जीवन की इतनी बड़ी विविधता का कारण है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर ATCG का ये सरल 4 अक्षरों वाला कोड एक छोटे से वायरस से लेकर एक विशाल ब्लू व्हेल तक और एक गुलाब के फूल से लेकर एक इंसान के दिमाग तक की जटिलता पैदा कर सकता है, तो ये हमें जानकारी, सादगी और सरल नियमों की शक्ति के बारे में क्या सिखाता है?